जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो से मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 9, 10 एंड 13। तो आज हम बात करेंगे मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ के बारे में। और उससे पहले बता दूं, यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा पॉइंटर में, डिस्क्रिप्टिव में। आप पाने के लिए डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अब स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिमोनियल रेमेडीज़, और इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेक्शन 9, जो कि बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो RCR। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ लिया है ना, उसमें मैंने डिस्कस किया मैरिज के बारे में, है ना। मैरिज की जब हम बात करते हैं तो सैक्रामेंट्स की हमने बात की, एसेंशियल कंडीशन ऑफ मैरिज हमने डिस्कस किया। अब जब शादी हो जाती है तो डिस्प्यूट आना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही एक नॉर्मल सी चीज़ है ना। आप लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए हो या पढ़ोगे, तो वहाँ दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में, है ना। वो दो डिफरेंट लोग हैं ना जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बात समझिएगा। अगर आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको देना पड़ेगा कंपनसेशन या डैमेजेस। लेकिन अगर आप इसी सेम चीज़ को मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सपोज करो A और B ने शादी करी और दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट होना शुरू होता है। किसी किसी के नहीं होते हैं डिस्प्यूट्स, बट जनरली सोसाइटी में ऐसा देखते हैं कि शादी के बाद डिस्प्यूट्स होते हैं, है ना। अगर मैं इसी सेम चीज़ को रिलेट करके बताऊं, आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो, बहुत से हमारे दोस्त बाहर रूम लेकर रहते हैं। मान लो आप और आपका फ्रेंड एक रूम में रहते हैं, है ना। तो क्या आपके बीच में हमेशा अच्छी ही बनती है? यानी कभी किसी बात को लेकर डिस्प्यूट नहीं हुआ होगा? कभी ना कभी तो हुआ होगा ना। या मान लो अभी आज ही आपके रूममेट के साथ किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाए, तो क्या आप उसे मारोगे? देखो, छोड़ सकते नहीं हो क्योंकि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे मान लो, ठीक है। देखो, छोड़ना इतना आसान नहीं है। तो आप क्या करोगे? अगर आपके रूममेट के साथ किसी बात को लेकर डिस्प्यूट है, तो पहला काम आपको करना है कि अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करना है थ्रू कम्युनिकेशन, है ना। आपस में बातचीत करके ये डिस्प्यूट सॉल्व किया जा सकता है। एक लाइन में अगर मैं बात करूं तो अगर दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। और उसी तरह से अगर हम सेम सिनारियो में अगर मैरिज में बात करें, तो आज हमारे सोसाइटी में एक चीज़ ट्रेंड पे है कि कुछ हो जाए सीधा डिवोर्स ले लो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि एंशिएंट हिंदू में कभी डिवोर्स का कंसेप्ट था ही नहीं। ये डिवोर्स इतना इजीली एक्सेसिबल चीज़ ना बन जाए, तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है तो उसमें डिवोर्स के स्टेप्स दिए हुए हैं कि उन स्टेप्स से गुजर के ही आप डिवोर्स ले सकते हैं, ठीक है। हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं, अगर उनमें डिस्प्यूट हो गया, अगर आप कोर्ट के पास जाएंगे ना, तो कोर्ट भी आपसे बोलेगा कि सबसे पहले आप डिस्प्यूट रिजॉल्व करो, भले ही हस्बैंड वाइफ आपस में कट मर रहे हों। एक होता है ना कि आप किसी के साथ रह ही नहीं सकते, उस केस में भी कोर्ट बोलेगा कि जाओ भैया अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करो, मेरी खोपड़ी मत खाओ। और उसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के बाद पे जो सबसे पहला पॉइंट आता है, क्या आपको पता है वो क्या पॉइंट आता है? आप बोलोगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, बट इससे पहले भी एक चीज़ आती है। चलो हिंट देता हूँ, आपके दूर के लोग आते हैं, एक घर में दो कपल थे, विद इन द मंथ उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो उस केस में क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहले रिश्तेदार आते हैं और वो लोग समझाते हैं कि बेटा शादी एक पवित्र बंधन है, और वो कहेंगे कि रिश्ता मत तोड़ो,
तो ये होता है पहला स्टेप। जब रिश्तेदारों की बात को भी कपल नहीं मानते हैं तब वो जाते हैं कोर्ट। कोर्ट में क्या होता है, जो चीज़ रिश्तेदार करते हैं, है ना, यही चीज़ कोर्ट भी करता है, लेकिन कोर्ट ने इसको नाम दिया है अंडर सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, दैट इज़ RCR। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कोर्ट में डिवोर्स का कोई डिस्प्यूट होता है तो मैक्सिमम टाइम आप कोर्ट में एक लैंग्वेज सुनने को पाओगे, डेट इज़ सेक्शन 9 की एप्लीकेशन। सेक्शन 9 की एप्लीकेशन क्या है, उससे पहले आप ये बताओ रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है। इसका मतलब है अपने प्रीवियस स्टेज पे ले जाना, यानी रिस्टोर करना। मान लो ये पेन है, यहाँ रखा है, मैंने इसे उठा के यहाँ रख दिया, अब मैंने फिर से इसी पेन को वहाँ रख दिया जहाँ ये पहले रखा था, तो ये चीज़ है रेस्टिट्यूशन। करेक्ट वर्ड इज रिस्टोरेशन, यानी कि ठीक करना। कंजुगल राइट्स का क्या मतलब है, कंजुगल राइट्स का मतलब है मैरिटल ऑब्लिगेशन या मैरिटल राइट्स। मान लीजिए A एंड B हैं, A एंड B का झगड़ा हो गया, A इज़ द हस्बैंड, B इज़ द वाइफ, और वाइफ गुस्सा होके अपने मायके चली गई और वो कहती है A भाई साहब से कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी नहीं, तुम्हारे घर वाले मुझसे बहुत काम करवाते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तो इस केस में हस्बैंड क्या कर सकता है, पहले तो घर वाले आए समझाएं पर फिर भी वो ना माने, तो इस केस में अब हस्बैंड क्या करेगा, तो हस्बैंड कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाकर वो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगाएगा और कोर्ट में बोलेगा काइंडली कंपेल्ड माय वाइफ एंड आस्क माय वाइफ कम बैक टू मी, कि मेरे पास मेरे घर में वापस आ जाए। और वापस आने का मतलब है कि अपनी सारी मैरिटल ऑब्लिगेशन निभाए। मैरिटल ऑब्लिगेशन बहुत तरह की होती हैं, फॉर एग्जांपल एक घर में एक साथ रहना, दिस इज आल्सो अ मैरिटल ऑब्लिगेशन। एक होता है रीजनेबल कॉज है, कब चले गए वो अलग बात है, मतलब लड़की जॉब कर रही है, लड़का जॉब कर रहा है, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, लड़का या लड़की पढ़ाई करने बाहर गए हैं एक दूसरे से अलग होकर, वो अलग चीज़ है। लेकिन रीजनेबल कॉज के अलावा अगर आप घर छोड़ के जा रहे हैं और साथ नहीं रह रहे हैं तो उस केस में कोर्ट आपसे बोलेगा कि आइए और अपने स्पाउस के साथ रहिए। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की एप्लीकेशन लगा कौन सकता है, क्या हस्बैंड लगा सकता है या वाइफ लगा सकती है। बात सुनो, आंसर इज दोनों लगा सकते हैं। सेक्शन 9 के अंदर 3 एसेंशियल कंडीशन है और उन एसेंशियल कंडीशन को पढ़ने से पहले बैरेक्ट डेट करते हैं। व्हेन आइदर द हस्बैंड और द वाइफ इज, इस लाइन को करो अंडरलाइन, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, इसको भी करो अंडरलाइन, विदड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, इसको भी करो अंडरलाइन। यही 3 एसेंशियल हैं जिन्हें आपको विदड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर द एग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई, यहाँ एग्रीव्ड पार्टी लिखा है, इसका मतलब हस्बैंड भी कोर्ट जा सकता है और वाइफ भी कोर्ट जा सकती है। एग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई बाय पिटीशन to the district court for restitution of conjugal rights and the court on being satisfied of the truth of the statement made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted may decree restitution of conjugal rights accordingly। ये सब नहीं इम्पॉर्टेंट है, जो ऊपर 3 एसेंशियल जो मैंने करवाया अंडरलाइन वो इम्पॉर्टेंट है और उन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या लिखा है। वेयर अ क्वेश्चन अराइजेस वेदर देयर हैज बीन रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर विथड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग रीजनेबल एक्सक्यूज शैल बी ऑन द पर्सन हु हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। पहला एसेंशियल क्या कहता है, आइदर हस्बैंड और वाइफ, या तो हस्बैंड छोड़ के गया है या तो वाइफ गई है, विदाउट द रीजनेबल एक्सक्यूज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर।
ये इस सेक्शन के एसेंशियल हैं। जब ये एसेंशियल फुलफिल हो जाएंगे तो उस केस में जो एग्रीव्ड पार्टी है वो अप्लाई कर सकता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि हस्बैंड और वाइफ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़। कौन से रीजनेबल एक्सक्यूज़ होते हैं? अगर कोई हस्बैंड और वाइफ अपने स्पाउस को छोड़कर जा रहा है तो क्या रीजनेबल एक्सक्यूज़ हो सकते हैं? एक तो ये हो सकता है अगर हस्बैंड और वाइफ को कोई ऐसी डिजीज़ है। देखो हिंदू मैरिज एक्ट में सिर्फ 2 तरह की डिजीज़ मेंशन है। एक होता है वेनरल डिजीज़ यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और सेकंड होता है लेप्रोसी। लेप्रोसी को 2019 अमेंडमेंट के बाद से लेप्रोसी वाला पॉइंट हट गया है। तो अभी जो बात होती है वो सिर्फ वेनरल डिजीज़ के कॉन्टेक्स्ट में। उसके अलावा कल को हस्बैंड बोले मेरी वाइफ को कैंसर हो गया है और मेरा बहुत खर्चा हो जाएगा या हो रहा है दवाई पानी में, तो क्या ये रीजनेबल एक्सक्यूज़ है? क्या ये वैलिड रीज़न है? आंसर इज नो। अब देखते हैं जब हम रीजनेबल एक्सक्यूज़ की बात करते हैं तो रीजनेबल टर्म लॉ में कहीं डिफाइन नहीं है। रीजनेबल कॉज फैक्ट टू फैक्ट वेरी करता है, केस टू केस ये वेरी करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक हस्बैंड और एक वाइफ दोनों अलग अलग शहरों में जॉब करते हैं। तो इनिशियली क्या था, कई बार हस्बैंड अपनी वाइफ से मिलने जाता था और कई बार वाइफ चली जाती थी मिलने। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वाइफ ने डिनाई कर दिया कमिंग टू दी हस्बैंड, और वो रीजन नहीं बता रही थी कि वो क्यों नहीं मिलने आ रही है। अब आप बताइए क्या इस केस में हस्बैंड सेक्शन 9 के बिहाफ पे एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? आंसर इज वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे वाइफ ने कोई रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं दिया है। चलो एक बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ की शादी हुई। शादी के 4 दिन बाद वाइफ चली गई सिंगापुर अपने पेरेंट्स के पास। अब हस्बैंड कह रहा है कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, लेकिन वाइफ कह रही है कि मेरे पेरेंट्स की तबीयत ख़राब है, मुझे टेक केयर करना है, मैं नहीं आऊँगी। जब हस्बैंड मिलने को बोलता है तो मिलती नहीं है, बार बार यही एक्सक्यूज़ देना कि प्रॉब्लम है घर में, है ना। ऐसे करते करते 3-4 साल निकल गए, अब वापस नहीं आ रही है। क्या ये एक रीजनेबल एक्सक्यूज़ है? मेरे घर में प्रॉब्लम है, आंसर इज नो। अब कोई 1-2 साल तक यही कह रहा है कि मेरे घर की प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम है, पापा बीमार है, ये है वो है, सॉल्व नहीं हो रही है, तो क्या ये रीजनेबल एक्सक्यूज़ है? ये रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं है। देखो एक बात समझो, दिक्कत कहाँ आती है। आज के टाइम पे जहाँ सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, मतलब अपने पेरेंट्स की एकलौती बेटी हो, पेरेंट्स ने शादी कर दी, है ना। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पे सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, मतलब अपने पेरेंट्स की एकलौती बेटी और पेरेंट्स ने शादी कर दी, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, पेरेंट्स बीमार पड़ गए, तो उस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पेरेंट्स का टेक केयर करे। तो इस केस में लड़की को दोनों चीज़ें मेंटेन करनी होंगी। अपने जो उसका पार्टनर है, जो उसका हस्बैंड है, उसका भी ध्यान रखना होगा और अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर इस केस में आप आ नहीं रहे हैं, कोई रीजनेबल एक्सक्यूज़ दे ही नहीं रहे हैं, तो उस केस में हस्बैंड के पास रेमेडी रहती है कि वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट RCR की एप्लीकेशन लगा सकता है। आई थिंक आप समझ आया, ये केस टू केस ही वेरी करता है ना। एक बार क्या हुआ, एक और केस सुनो, ये सारे केसेस आपको नोट्स में मिल जाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक हस्बैंड था और एक वाइफ थी। शादी के बाद क्या हुआ, हस्बैंड ने कहा वाइफ से कि मैं लंदन जा रहा हूँ पढ़ाई करने। 3 साल की कोई डिग्री करना चाहता था वो, 3 साल के लिए वो लंदन चला गया। तो कभी कभार 6 महीने में एक बार अपनी वाइफ से मिलने चला आता था। अब हस्बैंड कह रहा है कि मैं जॉब भी यहीं करूँगा। अब वो जॉब करने लगा। पढ़ाई के टाइम पे आप छुट्टी ले सकते हो बट जॉब के टाइम नहीं, तो उसने अब आना बंद कर दिया। 3 साल पढ़ाई की और अब जॉब
करने लगा। इस तरह 4-5 साल हो गए। तो क्या यहाँ पे हस्बैंड का रीजनेबल एक्सक्यूज़ है? ये रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि वो इतने लंबे टाइम 4-5 साल से मिलने नहीं आ रहा है। तो लड़की एप्लीकेशन फाइल कर सकती है अंडर सेक्शन 9, दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट है विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म सोसाइटी ऑफ अदर? देखो यहाँ पर सोसाइटी वर्ड जो यूज़ हुआ है, सोसाइटी का मतलब यहाँ पे है फ्रॉम द कंपेनियनशिप ऑफ द अदर पर्सन। सोसाइटी के अंदर क्या है कि आप उसकी कंपेनियनशिप छोड़ के चले जाएं, साथ उसका छोड़ के चले जाएं। तो यहाँ पर सोसाइटी का मतलब क्या है? दूसरे का साथ छोड़ना, इंग्लिश में कंपेनियनशिप और हिंदी में साथ छोड़ना, है ना। अब उस केस में मान लीजिए जो एग्रीव्ड पार्टी है उसने कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दिया और जो पार्टी छोड़ के चली गई है, अब कोर्ट उससे बोलेगा कि जाओ पहले अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रहो। मान लो ए हस्बैंड है और बी वाइफ है, वाइफ छोड़ के चली गई है, तो कोर्ट बी से बोलेगा कि जाओ अपने हस्बैंड के साथ रहो और परफॉर्म योर मैरिटल ऑब्लिगेशन या मैरिटल राइट्स, गो एंड परफॉर्म। क्या ये सही है? इसमें कुछ गलत नहीं है और इसको फंडामेंटल राइट से कनेक्ट करो। कोर्ट एक पर्सन को बोल रहा है कि जिसको तुम छोड़ के आए हो उसके साथ रहो जाके। क्या ये सही है? क्या ये राइट टू लाइफ को वायलेट नहीं कर रहा है? एक बार इसको आप सोचो। वाइफ अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती है, उसको नहीं अच्छा लग रहा है साथ रहना, पर फिर भी कोर्ट बोल रहा है कि जाओ रहो उसके साथ। इसको आप कनेक्ट करो फंडामेंटल राइट से। क्या ये राइट टू लाइफ का वायलेशन नहीं है? क्योंकि एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि क्या सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड का मतलब है कि क्या ये संविधान में जो बेसिक राइट्स दिए हुए हैं, क्या ये सेक्शन उसको वायलेट कर पाया कि नहीं कर पाया। बात ये है, क्योंकि अगर ये वायलेट कर रहा है संविधान को, उसके प्रावधानों को, तो ये एक वॉइड लॉ हो जाएगा। इस लॉ का इन्फोर्समेंट नहीं होगा। आपने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने वाला लॉ इंडिया में है ही नहीं। आप ये बताइए क्या ये सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं। पहली बात आप मान के चलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड लॉ है। सेक्शन 9 कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड क्यों है? क्योंकि सेक्शन 9 आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये वैलिड नहीं होता तो इस बेयर एक्ट में हट चुका होता। 497 आईपीसी जो था, अब बीएनएस में देख लेना, तो वो एडल्ट्री को पनिश कर रहा था। एडल्ट्री क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2017 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला था कि अगर कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता है या किसी और के साथ वो रिलेशन इस्टेब्लिश करता है तो उसकी राइट टू लाइफ का पार्ट है ना। आप उसको पनिश नहीं कर सकते हो। अगर कोई शादी के बाद किसी और से रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है, ये है तो गलत, लेकिन ये तो उसकी मर्जी है ना। एग्जाम्पल समझो, ए एंड बी हैं। ए इज़ द हस्बैंड और बी इज़ द वाइफ। हस्बैंड अगर शादी के बाहर या वाइफ अगर शादी के बाहर किसी सी व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन इस्टेब्लिश करती है ना, तो ये गलत है। लेकिन क्या इसके लिए आप सी को पनिश करेंगे? पहले पनिशमेंट सी को मिलती थी कि क्यों घर तोड़ा तुमने उसका। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की मैं बात कर रहा हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि जब दो एडल्ट लोग हैं, उनका ये राइट टू लाइफ और राइट टू प्राइवेसी है, तो हम उनको पनिश नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ वाई ये पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। लेकिन एडल्ट्री तो गलत है ही।
लेकिन आप डिवोर्स ले सकते हैं। आप एडल्ट्री ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकते हैं, लेकिन पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। तो इसी केस में बोला गया था कि 497 ऑफ आईपीसी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, यानी संविधान के प्रावधानों को वायलेट कर रहा है। वो आपकी राइट टू लाइफ एंड प्रिवेसी को वायलेट कर रहा है। वैसे ही टाइम एंड अगेन सेक्शन 9 दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को भी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रोविजन के आधार पर अलग अलग केसेस में क्वेश्चन किया गया। कहा गया कि ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इसको बारबरिक लॉ बोला गया। बारबरिक लॉ बोला गया क्योंकि ये बहुत क्रूवल लॉ है। क्रूवल लॉ क्यों बोला गया? क्योंकि आप किसी को ज़बरदस्ती बोल रहे हो कि जाओ उसके साथ रहो। लेकिन दूसरे केस में बोला गया कि इवन दो कोर्ट आपसे बोल रहा है कि रहो जाके, लेकिन कोर्ट आपको प्रेशर नहीं दे रहा है, ये आपकी इच्छा है, आपका मन है रहो, ना मन ना रहो, बात सिंपल है। अगर मान लो एक कपल है, मान लो कोर्ट ने वाइफ से कहा कि आपको अपने हस्बैंड के पास रहो जाके, अपने हस्बैंड के पास रहो जाके और मैरिटल ऑब्लिगेशन निभाओ, तो उस केस में अगर उसकी वाइफ नहीं मान रही है घर वापस जाने को, तो कोर्ट उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता है, यानी कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता है। सेक्शन 9 को किसी केस में बोला गया कि ये चीज़ गलत है, पर किसी केस में बोला गया ये सही है। बट अभी फाइनल लॉ यही बोल रहा है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को वायलेट नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक पर्पस है लॉ का, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जो लॉ है इसका बेसिक पर्पस क्या है? इसका बेसिक पर्पस है शादी को बचाना, यानी प्रोटेक्ट करना। इस सेक्शन का ऐसा कोई मोटिव और इंटेंशन नहीं है कि आपके अधिकारों को वायलेट करे। इट डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्टिव टू वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। वो आपके प्राइवेसी को वायलेट नहीं कर रहा, वो आपके आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ को वायलेट नहीं कर रहा है। वो सिर्फ इतना कह रहा है कि आप अपनी शादी को बचाने के लिए एक कोशिश करिए, यानी एटलीस्ट एक ट्राई करिए अपनी शादी को बचाने के लिए। तो क्या ये सेक्शन 9 कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं? ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि यहाँ सेक्शन 9 का ऑब्जेक्ट है शादी को बचाना, है ना। तो जब भी आप सेक्शन 9 लिखोगे तो आपको ये पॉइंट लिखना होगा कि किस केस में बोला गया कि इसको बोला गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल और किस केस में बोला गया कि ये वैलिड है। तो और डिस्कस करते हैं, मतलब डिस्कस क्या हमें बता ही दिया है, अब केस के नाम बता रहा हूँ वो आपको लिखना है। इन द केस ऑफ टी सरिता सुबैया वर्सेस स्टेट, द कोर्ट रूल्ड दैट सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट क्लियरली स्नैचेस, मतलब छीन रहा है आपसे द राइट टू प्राइवेसी ऑफ द स्पाउस बाय कंपेलिंग देम टू लिव विद द पार्टनर, है ना। ये केस मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस किया पीछे, बट मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आपको लिखना कैसे है आंसर, है ना। बट दिस डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट वाज ओवर रूल्ड इन द केस ऑफ हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह, वेयर इट वाज स्टेटेड दैट सेक्शन 9 of the Hindu Marriage Act is constitutionally valid and does not violate the constitutional provision। बात समझिएगा। इसी जजमेंट को हरविंदर वर्सेस हरमिंदर सिंह, इसी जजमेंट को यूज़ किया गया सरोज रानी के केस में। द रेशियो ऑफ दिस केस अपहेल्ड द कोर्ट इन द केस ऑफ सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। तो जब भी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का आंसर लिखेंगे आपको उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी लिखनी पड़ेगी और साथ में केस लॉ भी, है ना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है केस लॉ लिखना। तो सेक्शन 9 का लास्ट में जो एक्सप्लेनेशन लिखा है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग रीजनेबल एक्सक्यूज शैल बी ऑन द पर्सन हु हैज़ विदड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपका एक्सक्यूज़ रीजनेबल था या नहीं, ये कौन प्रूफ करेगा? जो एप्लीकेशन फाइल करेगी
क्या वो प्रूफ करेगी? नहीं भाई, वो प्रूफ नहीं करेगी, बल्कि जो पार्टी छोड़ के चली गई है वो प्रूफ करेगी, उसके ऊपर एक बर्डन होगा, है ना। तो ये RCR दैट इज़ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स आपका ख़त्म हो गया है। और मैंने इसमें 3 केस लॉ डिस्कस किए। जो ऊपर के 2 केस लॉस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप एग्ज़ाम लिखेंगे, मतलब आंसर फ्रेम करेंगे, तो इन दोनों केस को आपको लिखना होगा। और यही आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा है, वहीं पे आप लोग ऐड होइए और वहीं से आपको नोट्स मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।